मित्रों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। लेखपाल का नोटिफिकेशन कब का आ गया, एप्लीकेशन भरा जा रहा है। आप लोग तैयारी बहुत मन से करिए। चलिए, मैं आज आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ एंशियंट हिस्ट्री से, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं यूपी ट्रिपल एससी के बहुत फेवरेट क्वेश्चंस हैं, जो अक्सर रिपीटेड होते रहते हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो लेखपाल में इन सब क्वेश्चंस की 99.9% संभावना है, प्रेडिक्शन है आने की। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? आप लोग क्वेश्चन देख के आंसर जो अपने मन में पहले से तैयार करिएगा, जिससे कि आप लोग अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे कि कितना क्वेश्चन आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल लोथल जो कि गुजरात में पड़ता है, इतना तो आपको पता ही होगा, ये भी आ जाएगा, गुजरात का ये हिस्सा है। कि खोज किसने की थी? ऑप्शन है दयाराम साहनी, राखलदास बैनर्जी, एस आर राव और आर एस बिस्ट। तो इसका आंसर होगा सी वाला। अहमदाबाद ज़िले के गुजरात के सर गावाला ग्राम से 80 किलोमीटर दक्षिण के एक भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की सर्वप्रथम खोज डॉक्टर एस आर राव ने वर्ष 1954 में की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? आप लोग सोचिए। लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा। तो इसका आंसर होगा धौलावीरा। हड़प्पा काल में इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित? तो धौलावीरा जो है 3 पार्ट में विभाजित था। हड़प्पा काल का धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। प्रेजेंट टाइम में कच्छ जिले में है। इसे स्थानीय रूप से कोटदा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंध लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों के बड़े पैमाने पर पालते थे। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो जैसा कि पहला कथन सत्य है, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ये सर्वप्रथम सिंध के लोग ही कपास का उत्पादन किए थे। अब इसकी डिटेल देख लीजिए। सैंधवकालीन अर्थव्यवस्था सिंचित कृषि, अधिशेष पशुपालन, दस्तकारी तथा आंतरिक और विदेश व्यापार पर आधारित थी। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, चावल की खेती करते थे। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन भी सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही किया था। यूनानी इसे सिंडोन कहते हैं क्योंकि इसकी उत्पत्ति सिंधु से हुई थी। सिंधु एक नदी थी, उसी के नाम से सिंधु घाटी सभ्यता बोलते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता काफ़ी परिपक्व थी और काफ़ी प्रचलित थी और काफ़ी ज़्यादा जानकारी इन लोगों को थी। चलिए अपने बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मित्रों। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अब ऋग्वैदिक काल से। अभी तो चलिए सिंधु का ही चल रहा है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो जो कहते हैं मृतकों का टीला, पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ डेड, रहने की जगह, एक बाजार क्षेत्र। तो मोहनजोदड़ो जो शब्द है इसका अर्थ होता है माउंट ऑफ डेड। मोहनजोदड़ो सिंध सभ्यता का एक केंद्रीय नगर था जिसकी खोज आरसी बनर्जी ने की थी, राखलदास बनर्जी ने 1922 में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में ये पूछा हुआ है। और जैसा कि मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्राम विकास अधिकारी का री एग्ज़ाम होना है। यही परीक्षा जो ग्राम विकास अधिकारी 2018 में हुई थी, इसका री एग्ज़ाम होने वाला है बहुत जल्दी, मैं बताऊंगा उसके बारे में। तो इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले? आंसर तो आप लोगों को दिख ही रहा है, सुरकोटदा, ये याद रखिए। बनवाली, चूहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो और सुतका गेंडोर और सुरकोटदा, ये 4 ऑप्शंस हैं और जिसमें से सुरकोटदा सही ऑप्शन है। तो सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष जो है सुरकोटदा में, जो ये भी गुजरात में ही है। और राणा घुंडई से घोड़े के दांत तथा लोथल एवं मोहनजोदाड़ो से घोड़े की मूर्तियाँ मिली हैं। इसे आप याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं वैदिक संस्कृत की तरफ। ये एंशियंट हिस्ट्री है सब। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद,
शस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद, योग वेद। तो जो योग वेद है ये कोई उपवेद नहीं है, बाकी सारे हैं। सशस्त्र वेद है, आयुर्वेद है, धनुर्वेद है। उपवेद मुख्यतः 4 होते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। आयुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद, स्थापत्य वेद और सशास्त्र वेद या धनुर्वेद इसको बोलते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा से, गंधर्व वेद नृत्य एवं संगीत से, शिल्प वेद भवन निर्माण से तथा शस्त्र शास्त्र वेद युद्ध की शैलियों से संबंधित है। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तूफान के, हवा के, चक्रवात के, अग्नि के। ये सबको पता होगा, सी इसका ऑप्शन है। तो अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका एक्सप्लेनेशन क्या करना है। ऋग्वेद में सबसे प्रतापी इंद्र देवता हैं, जिन्हें पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला भी कहा गया है। और इंद्र आर्यों के युद्ध नेता के रूप में चित्रित हैं, जिन्होंने असुरों से लड़ने में आर्य सैनिक का नेतृत्व किया, जिन्हें विजय दिलाई। ऋग्वेद में इंद्र पर 250 सूक्त हैं। वह बादल के देवता माने गए हैं जो वर्षा कराते हैं। अगला है पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का घी, तुलसी। डी ऑप्शन डेफिनेटली इसमें सबसे आपको अलग लग रहा होगा, तो यही है। पंचगव्य में ये नहीं आता। गाय के दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर से निर्मित पदार्थ पंचगव्य कहलाता है। आयुर्वेद में इसे औषधि की मान्यता प्राप्त है। तुलसी पंचगव्य का हिस्सा नहीं है। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? महाजनी प्रथा रामायण में हुआ है, महाभारत में हुआ है, उपनिषद में हुआ है, शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। शतपथ ब्राह्मण, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है। इसमें सूदखोर को कुशीदिन कहा गया था। ठीक है मित्रों, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? अग्नि, मारुत, इंद्र, सावित्री। तो ऋग्वेद में निहित जो गायत्री मंत्र है ये सावित्री देवता या सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है, जिसे विश्वामित्र द्वारा रचित माना गया है। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? लक्ष्मण, मेघनाथ, सुग्रीव, भरत। ऑब्वियसली भरत की थी। मांडवी रामायण में भरत की पत्नी थी, जबकि सीता भगवान रामचंद्र की, उर्मिला लक्ष्मण की तथा सुतकीर्ति शत्रुघ्न की पत्नी थी। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये लड़ाई 18 दिन में लड़ी गई थी। महाभारत वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई जो है 18 दिन तक चली थी। कुरुक्षेत्र का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य हस्तिनापुर साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। यह युद्ध 18 दिन तक लड़ा गया था। तो आप याद रखिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, और उसके बाद बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोधगया, कुशीनगर, ऋषिपत्तन, लुम्बिनी। बोधगया जो है ये निरंजना नदी पे ही स्थित है। ठीक है मित्रों, प्रसिद्ध बोधगया स्थल निरंजना नदी के किनारे स्थित है। इसी के किनारे क्या नाम है, बंगाल का वो जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन है वो भी यहीं पे है। चलिए, बोधगया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि महात्मा बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ ज्ञान की प्राप्ति किया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। ये 4 ऑप्शन है। क्यों प्रसिद्ध है भाई? बोधगया में ज्ञान की जो है उन्हें प्राप्ति हुई थी बोधगया में। ठीक है, आप तो जानते हैं ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था, लुम्बिनी में ये पैदा हुए थे। ये सब सारी बातें इनके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। उस स्थान का नाम बताएं जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण किया। कुशीनगर, चित्रकूट, बदायूं, कौशाम्बी। कुशीनगर। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया आपको कि सारनाथ में भगवान ने अपना ज्ञान दिया था, प्रथम उपदेश दिया था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। डी ऑप्शन सही है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, जैसा कि आप लोग देख ही चुके हैं। तो आज के लिए मित्रों ऐसा ही।
चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के लिए अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? हुमायूं का मकबरा से, महाबोधि मंदिर समूह से, कुतुब मीनार से, कला परिसर से। गौतम बुद्ध को बोध गया वर्तमान में महाबोधि मंदिर समूह ज्ञान प्राप्त हुआ। इस ज्ञान का प्रवर्तन उन्होंने ऋषि पत्तन सारनाथ वाराणसी से किया। विकल्प में सारनाथ ना होने के नाते उत्तर को चयनित किया जाता है, तो इसको आप बी ऑप्शन मान सकते हैं। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। हम आपके लिए ऐसे ही UPSSC के बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। आप हमको फॉलो करते रहिए, लेखपाल की तैयारी में लगे रहिए। लेखपाल के साथ साथ कई सारे एग्जाम्स आपके क्वालिफाई हो जाएंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।